बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल चित्रवाल में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है पशु स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत देखो अपने को क्या करना है, पशुओं में होने वाले जो भी सामान्य बीमारियां हैं उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले अपने को देखना है पशुओं में विभिन्न रोगों या बीमारियों का वर्गीकरण। सबसे पहला जो भी अपना इसके अंतर्गत टॉपिक आया वो क्या आया, पशुओं में विभिन्न बीमारियों का वर्गीकरण, यानी जो भी बीमारियां होती है उनका क्लासिफिकेशन अपने को देखना है। अब इसके अंतर्गत देखो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आप देखेंगे वो देखेंगे रोग कारक के आधार पर। किसके आधार पर? रोग कारक के आधार पर। रोग कारक के आधार पर अर्थात वो रोग किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, रोग कारक के आधार पर। ठीक है, अब जो रोग का कारक है वो रोग का कारक देखो एक संक्रामक रोग भी हो सकता है, एक क्या हो सकता है ससर्ग रोग जिसको अपन छूत की बीमारी कहते हैं वो भी हो सकता है, और उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत भी सबसे पहला आया ससर्ग या छूतदार रोग। ससर्ग या छूतदार रोग समझ में आ गया। छूतदार यानी संपर्क में आने से क्या होता है, छूतदार होता है। सिंपल सी बात है, किसी पशु में क्या है वो रोग है और उसके संपर्क में कोई दूसरा पशु आ जाता है तो वो रोग उसमें भी हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, छूतदार रोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखो इसमें एक चीज याद रखना, क्योंकि सेकंड जो अपन अपने को देखना है वो सेकंड अपने को क्या देखना है, पहला आ गया छूतदार, दूसरा आ गया संक्रामक। ये दूसरा आता है। अब इसके अंतर्गत अपने को ये ध्यान रखना है कि जितने भी छूतदार रोग हैं, जितने भी छूतदार रोग हैं वो क्या होंगे, संक्रामक होंगे। जितने भी छूतदार रोग हैं वो संक्रामक होंगे, लेकिन सभी संक्रामक रोग छूतदार नहीं हो सकते। सभी संक्रामक रोग छूतदार नहीं होते हैं। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, तो यहां बता दीजिए आप, सभी छूतदार रोग संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग होते हैं, परंतु सभी संक्रामक रोग छूतदार नहीं होते। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं, अपन ने क्या बोला, छूतदार रोग और दूसरा संक्रामक रोग। ठीक है, सभी छूतदार संक्रामक होंगे, सभी छूतदार कैसे होंगे, संक्रामक होंगे, लेकिन जितने भी संक्रामक हैं वो छूतदार नहीं हो सकती। ये चीज देखी अपने ने इसके अंतर्गत। अब देखो संक्रामक जो ससर्ग रोग है या क्या बोला अपन ने, छूतदार रोग बोला, इसके अंतर्गत क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो इसके अंतर्गत पशु प्लेग, पहला एग्जाम्पल क्या देखा, पशु प्लेग। दूसरा एग्जाम्पल देखा गलघोटू। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखा, गलघोटू। ये दो एग्जाम्पल किसके अंतर्गत देखे, ससर्ग या छूतदार रोग के अंतर्गत देखे। उसके बाद देखिए संक्रामक रोग। संक्रामक रोग किन किन के द्वारा होते हैं, तो ये जीवाणु के द्वारा हो सकते हैं। किसके द्वारा हो सकते हैं, जीवाणु के द्वारा हो सकते हैं। ये विषाणु के द्वारा हो सकते हैं, तो जीवाणु, विषाणु
ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत हो सकते हैं, प्रोटोजोआ से भी हो सकते हैं, यानी जो परजीवी होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया या परजीवी। इसके अलावा यानी अपन ने क्या बोला शब्द, परजीवी। तो ये जो भी संक्रामक रोग है इसका कारण क्या क्या हो सकता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, परजीवी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा अन्य रोग। तीसरा क्या देखा, अन्य रोग। अन्य रोगों के अंतर्गत आप क्या बता सकते हो, जैसे विषाक्तता है। क्या हो गया, विषाक्तता। विषाक्तता का मतलब जहरीलापन, जहर फैल गया। तो विषाक्तता किसके अंतर्गत आता है, अन्य रोगों के अंतर्गत आता है। एलर्जी हो गई पशु को, क्या हो गया, एलर्जी हो गई। तो एलर्जी किसके अंतर्गत आता है, अन्य रोगों के अंतर्गत। और जो मेटाबॉलिक रोग होते हैं, चयापचयी रोग होते हैं, जो भी चयापचयी रोग होते हैं, उपापचयी बोल दो या चयापचयी रोग होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य रोगों के अंतर्गत आते हैं। ये वर्गीकरण किसके आधार पर देखा, रोग कारक के आधार पर। ठीक है, रोग का जो कारक है उस रोग के कारक के आधार पर वर्गीकरण कौन सा देख लिया, तीन। इसके अंतर्गत तीन देखे, छूतदार, संक्रामक और अन्य रोग। उसके बाद में दूसरा जो क्लासिफिकेशन देखते हैं, दूसरा जो पशुओं में होने वाली बीमारियों का वर्गीकरण अपन ने किया, तो इसके अंतर्गत दूसरा देखते हैं रोग के पीड़ित अंगों के आधार पर। इसके आधार पर जो भी पीड़ित अंग है, रोग के पीड़ित अंगों के आधार पर। आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, रोग के पीड़ित अंग अर्थात जो जहां पर ये रोग हो रहा है, जो भाग यानी पशु का जो भी शरीर का भाग है वो प्रभावित हो रहा है, उसके आधार पर इसको अपन क्या किया, वर्गीकरण किया। इसके अंतर्गत देखो, एक होता है स्थानीय और दूसरा होता है साधारण रोग। क्या होता है, पहला तो आ गया स्थानीय, पहला रोग आ गया स्थानीय रोग और दूसरा आ गया साधारण रोग। स्थानीय रोग और साधारण रोग। स्थानीय रोग का मतलब एक निश्चित भाग प्रभावित होगा। स्थानीय भाग का मतलब क्या हो गया, एक निश्चित भाग प्रभावित होगा। और साधारण रोग का मतलब क्या हो गया, शरीर का संपूर्ण भाग प्रभावित होगा। दोनों का मतलब समझ लीजिए। स्थानीय रोग का मतलब होगा कि जो भी पशु का शरीर कोई भी भाग है वो एक भाग ही प्रभावित होगा, किसके अंतर्गत, स्थानीय रोग के अंतर्गत। लेकिन दूसरा जो देखा वो दूसरा देखा साधारण रोग। इसके अंतर्गत जो शरीर का कंप्लीट भाग है, जो भी शरीर का कंप्लीट भाग है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। तो देखो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आपको बताने हैं। जैसे स्थानीय रोगों के अंतर्गत क्या बताया, थनैला बता दिया। क्या बता दिया, थनैला बताया। अब थनैला जो रोग है, उस थनैला रोग का मतलब थनों से संबंधित। तो जो थन होते हैं वो एक निश्चित भाग हो गया, शरीर का क्या हो गया, एक निश्चित भाग हो गया। तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, स्थानीय रोग बोल दिया। क्या बोल दिया, स्थानीय रोग बोल दिया। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आ गया स्थानीय रोग के अंतर्गत थनैला। दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे कौन सा, आप बता दीजिए, फोड़ा। दूसरा एग्जाम्पल बताना है आपको, फोड़ा। फोड़े में भी क्या होता है, या एक निश्चित भाग ही प्रभावित होता है। और तीसरा एग्जाम्पल बता दीजिए, कॉर्निया। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा आ गया, कॉर्निया। ये तीन एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आ गए, स्थानीय रोगों के अंतर्गत आ गए। उसके बाद दूसरा देखा साधारण रोग। साधारण रोग में क्या कहा कि जो भी शरीर के विभिन्न भाग है वो सारे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल दे दीजिए, इन्फ्लुएंजा बुखार। इन्फ्लुएंजा बुखार, जो फ्लू होती है, फ्लू बीमारी होती है, वो फ्लू बीमारी फ्लू बीमारी में क्या होता है, जो भी शरीर के विभिन्न भाग हैं वो शरीर के विभिन्न भाग प्रभावित होते हैं। तो दूसरा क्लासिफिकेशन देखा किसके आधार पर, रोग के पीड़ित अंगों के आधार पर। और पीड़ित अंगों के आधार पर कितने अपन ने कितने दिए, दो दिए। एक दिया स्थानीय और दूसरा दिया साधारण। स्थानीय में क्या कहा कि शरीर का एक भाग प्रभावित होता है, और साधारण में क्या कहा
जो भी शरीर के विभिन्न भाग है वो शरीर के विभिन्न भाग प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन आया अपने पास में वो क्या आ गया, रोग के पीड़ित अंगों के आधार पर। उसके बाद देखिए तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, रोग प्रकोप व अवधि के आधार पर। रोग प्रकोप व अवधि के आधार पर। रोग प्रकोप व अवधि के आधार पर। तीसरा रोग का कारण, रोग प्रकोप व अवधि के आधार पर। देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है, जिस चीज से आपको समझ में आना चाहिए, रोग प्रकोप अर्थात वो रोग कैसा है, बहुत ज्यादा सक्रिय है या थोड़ा कम सक्रिय है। अवधि अर्थात कम अवधि में चलने वाला रोग है या अति का मतलब ज्यादा अवधि तक चलने वाला रोग है। तो रोग प्रकोप व अवधि के आधार पर रोगों को फिर से 4 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में विभाजित कर दिया, 4 भागों में विभाजित कर दिया। पहला आ गया अति उग्र रोग। पहला कौन सा आ गया, अति उग्र रोग। देखो अति उग्र, उग्र का मतलब शीघ्र फैलेगा, उग्र का मतलब क्या हो गया, शीघ्र फैलेगा। तो अति उग्र रोग, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल दीजिए आप, एंथ्रेक्स। कौन सा एग्जाम्पल देना है, एंथ्रेक्स। जो एंथ्रेक्स रोग होता है वो एंथ्रेक्स रोग किस प्रकार का होता है, अति उग्र रोग होता है। उसके बाद में देखिए दूसरा रोग, दूसरा देते हैं उग्र रोग। उग्र का मतलब मध्यम, उग्र अति का मतलब ज्यादा, उग्र का मतलब उससे थोड़ा कम। तो उग्र रोग के अंतर्गत एग्जाम्पल दीजिए गलघोटू और लंगड़ी। एग्जाम्पल कौन सा आ गया, गलघोटू और लंगड़ी। ये 2 एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आ गए, उग्र रोगों के अंतर्गत आ गए। उसके बाद में तीसरा देखते हैं उप उग्र रोग। उप उग्र रोग, उप उग्र रोग का मतलब क्या होगा, तेजी से आएगा लेकिन लंबे समय तक रहेगा। उप उग्र रोग का मतलब क्या हुआ, तेजी से तो आएगा रोग लेकिन वो क्या रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। उसको क्या कहा, उप उग्र रोग कहा। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आपको देना है एफएमडी। कौन सा एग्जाम्पल देना है, एफएमडी अर्थात खुरपका मुंहपका रोग का एग्जाम्पल किसके अंतर्गत देना है, उप उग्र रोग के अंतर्गत देना है। उसके बाद में आता है चौथा, चीरकालीन रोग। चौथा आ गया चीरकालीन रोग। देखो जो उप उग्र है उसमें क्या कहा, इसके अंतर्गत अभी बताया कि ये रोग क्या होता है, तेजी से आ रहा है लेकिन लंबे समय तक रह रहा है। लेकिन जो चीरकालीन रोग है वो धीरे धीरे आएगा लेकिन लंबे समय तक रहेगा। दोनों में फर्क यही होता है, तेजी से आना, लंबे समय तक रहना वो क्या हो गया, उप उग्र हो गया। लेकिन जो चीरकालीन रोग है वो चीरकालीन कैसा हो गया, धीरे धीरे आएगा लेकिन लंबे समय तक रहेगा। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल दीजिए आप, क्षय रोग। एग्जाम्पल आपको कौन सा देना है, क्षय रोग। तो यहां पर 4 प्रकार से आपने वर्गीकरण किया, किस आधार पर, रोग प्रकोप व अवधि के आधार पर। पहला आया अति उग्र रोग, इसके अंतर्गत आपने एग्जाम्पल दिया एंथ्रेक्स। दूसरा आया उग्र रोग, इसके अंतर्गत आपने एग्जाम्पल दिया गलघोटू और लंगड़ी। उसके बाद में तीसरा देखा उप उग्र रोग, इसके अंतर्गत आपने एग्जाम्पल दिया एफएमडी। और चौथा देखा चीरकालीन रोग, इसके अंतर्गत देखा क्षय रोग। कौन सा देख लिया, क्षय रोग। इसके बाद देखते हैं रोग विभाजन के आधार पर। नेक्स्ट जो वर्गीकरण देखेंगे वो देखेंगे रोग विभाजन के आधार पर। चौथा वर्गीकरण आया रोग विभाजन के आधार पर। किसके आधार पर देखा आपने,
रोग के विभाजन के आधार पर देखा। देखो सबसे पहले देखते हैं पशु महामारी। क्या देख रहे हैं? पशु महामारी। महामारी शब्द आप वर्तमान में सुन चुके हो, जैसे कोरोना। कोरोना को क्या घोषित किया गया? महामारी घोषित किया गया। अर्थात इसका मतलब, महामारी का मतलब क्या हो गया? एक लंबे स्तर पर अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रोग हो रहा है, उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले रोग को, यानी बड़े क्षेत्र में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? महामारी रोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बता दीजिए बड़े क्षेत्र में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? अपन महामारी कहते हैं। बड़े क्षेत्र में होने वाले रोग। दूसरी, इसके लक्षण क्या होते हैं? समान होते हैं। लक्षण क्या होते हैं? समान होते हैं। चाहे रोग चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, कहीं पर भी ये रोग हो, ऐसा रोग होगा महामारी वाला, उसमें क्या होंगे? लक्षण समान होंगे। तो पहला रोग विभाजन के आधार पर पहला देखा पशु महामारी, और पशु महामारी में आपने बताया ये बड़े क्षेत्रों में होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? समान होते हैं। उसके बाद में दूसरा देखेंगे स्थानिक मारी रोग। स्थानिक मारी रोग। स्थानिक मारी रोग। देखो स्थानिक जो मारी रोग है वो क्या होता है? पशुओं की विशेष नस्लों व जातियों में ही होता है। पशुओं की विशेष नस्लों व जातियों में ही होता है। अर्थात जैसे गाय में हुआ, और गाय की भी विशेष नस्लों में होगा। गाय की भी ऐसी नहीं है कि सारी नस्लें प्रभावित होगी। गाय की भी कोई हो सकता है, जैसे होलिस्टिक फ्रीजियन हो जाए, हो सकता है जर्सी हो जाए, तो एक विशेष नस्ल ही प्रभावित होगी। तो यहाँ बताइए आप पशुओं की विशेष जातियों व नस्लों में, पशुओं की विशेष जातियों व नस्लों में होने वाला रोग क्या कहलाता है? स्थानिक मारी रोग कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो इसके बाद देखते हैं तीसरा रोग विभाजन के आधार पर होने वाला जो तीसरा रोग है वो देखते हैं विदेशज रोग, अर्थात विदेशों में होने वाला। इसके अंतर्गत तीसरा आ गया विदेशज। और विदेशज का मतलब क्या हो रहा है? भाई सिंपल सी बात है, विदेश अर्थात कोई भी पशु हमने कहां से लाया, अपन कहां से लेके आ रहे हैं, उसको विदेश से लेके आ रहे हैं, और उस विदेशी नस्ल के साथ में रोग आ रहा है, उसको क्या बोला? विदेशज रोग कहा। क्या बोला? उसको विदेशज रोग बोला। जैसे अफ्रीकी अश्व रोग, जैसे अफ्रीकी जो अश्व रोग था, घोड़ा रोग था, वो अफ्रीका से ही आया था। ठीक है, तो यहां बताइए विदेशी नस्लों के साथ, विदेशी नस्लों के साथ रोग का आना, और ऐसा कोई रोग आएगा विदेशी नस्लों के साथ, उसको क्या कहेंगे? विदेशज रोग कहेंगे। एग्जाम्पल बता दीजिए आप। अफ्रीकी अश्व रोग, अफ्रीकी अश्व रोग है वो अफ्रीकी अश्व रोग किस प्रकार का रोग है? विदेशज रोग है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए नंबर 4। नंबर 4 विकिरण रोग। नंबर 4 पे कौन सा आ गया? विकिरण रोग। देखो जो विकिरण रोग है, उस विकिरण रोग में क्या होता है? यंत्र तांत्रिक प्रभावित रोग होता है। क्या होता है? यंत्र तांत्रिक रोग भी कहलाता है, जिसमें कोई भी तंत्र है वो प्रभावित होता है। तो इसको बता दीजिए यंत्र तांत्रिक रोग। यंत्र तांत्रिक रोग भी कहलाता है। एग्जाम्पल पागलपन। एग्जाम्पल कौन सा आ गया? पागलपन। जो विकिरण रोग है, उस विकिरण रोग को क्या बोला?
यंत्र तांत्रिक रोग, और यंत्र तांत्रिक का एग्जाम्पल क्या देखा, पागलपन। ठीक है, उसके बाद में नंबर 5 पेंजुटिक रोग। हमारे पास में 5वां रोग कौन सा आ गया, पेंजुटिक रोग। देखो जो पेंजुटिक रोग है, उस पेंजुटिक रोग का मतलब होता है किसी एक देश में पशुओं की विभिन्न जातियों को प्रभावित करना। कोई भी एक देश है, उस एक देश में पशुओं की जो भी विभिन्न जातियां हैं उनको प्रभावित करना क्या कहलाता है, पेंजुटिक रोग कहलाता है। ठीक है, तो बताइए यहां पर किसी एक देश में पशुओं की जातियों को प्रभावित करना। पशुओं की जातियों को प्रभावित करना क्या कहलाता है, पेंजुटिक रोग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 6 देसी रोग। नंबर 6 पे कौन सा आ गया, देसी रोग आया। देखो क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा पशु महामारी। महामारी बता दिया कि क्या है, लॉन्ग क्षेत्र में है, बड़े क्षेत्र में है और उसके लक्षण समान होते हैं, उसको क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोरोना फैला, वो कोरोना क्या हुआ, पूरे विश्व को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो उसी प्रकार से कोई भी रोग हो रहा है, वो यदि बड़े स्तर पर होता है और उसके लक्षण समान होते हैं, उसको क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। फिर आता है दूसरा स्थानिक मारी रोग। स्थानिक जो मारी रोग है उसमें क्या हो रहा है, पशुओं की विशेष जातियां व नस्लें ही प्रभावित हो रही है। तो इसी प्रकार अपने पास में क्या देखा, लास्ट में देसी रोग। और देसी रोग में क्या होता है, किसी भी देश का जन्मजात रोग देसी रोग कहलाता है। किसी भी देश का जन्मजात रोग क्या कहलाता है, देसी रोग कहलाता है। समझ में आ गया, ये किसके आधार पर देख लिया, पशु रोग विभाजन के आधार पर देख लिया। उसके बाद आते हैं रोग आरंभ के आधार पर वर्गीकरण। 5वां वर्गीकरण देखेंगे, रोग आरंभ के आधार पर। रोग आरंभ के आधार पर देखो, रोग आरंभ के आधार पर रोगों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आया पैतृक रोग। कौन सा आ गया, पैतृक रोग। अरे इसका मतलब समझ में तो आ गया ना, रोग आरंभ के आधार पर रोग का आरंभ कहां से हो रहा है, उसको क्या बोला, यानी रोग आरंभ के आधार पर वर्गीकरण बोला। तो रोग आरंभ के आधार पर पहला देखते हैं पैतृक रोग। और पैतृक रोग के अंतर्गत एग्जाम्पल देखा मिर्गी। एग्जाम्पल क्या देखा, मिर्गी। दूसरा एग्जाम्पल देख लिया हीमोफीलिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखा, हीमोफीलिया। अर्थात पैतृक का मतलब जो भी उसकी पीढ़ी है उससे वो रोग आ रहे हैं, पेरेंट्स से उसमें बच्चे में रोग आ रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैतृक रोग कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरा आया जन्मजात रोग। दूसरा कौन सा आ गया, जन्मजात रोग। अर्थात जन्म के समय ही वो रोग हो जाता है, और जन्म के समय ही रोग होने वाला क्या कहलाता है, जन्मजात रोग कहलाता है। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल देखा क्षय रोग। एग्जाम्पल कौन सा देख लिया, क्षय रोग। और उसके बाद में तीसरा आता है अर्जित रोग। तीसरा कौन सा आता है, अर्जित रोग। अर्थात उसके बाद में होने वाले रोगों को अपन क्या बोला, अपने ने अर्जित रोग बोला। तो अर्जित रोगों के अंतर्गत कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, क्योंकि वो बाद में होने वाला रोग है। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स हो गया, एफएमडी हो गया, कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हो। तो ये तो क्या देखा, पशुओं में जो भी बीमारी थी उनका वर्गीकरण देख लिया। उसके बाद में एक एक जो भी रोग हैं वो रोग देखते हैं।
क्योंकि रोगों को क्या करना है, विस्तार से पढ़ना है। हालांकि जो भी पहले रोग आएंगे उनको आपको ज्यादातर उनको ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि लास्ट में आपको 4 रोग पढ़ाऊंगा, एक जीवाणुजनित, दूसरा विषाणुजनित, तीसरा चयापचयी रोग और चौथा परजीवी रोग। उन चारों को पहले तो क्लासिफिकेशन को ही याद रख लेना, वहां से आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ से हो सकता है कोई क्वेश्चन से पूछ लिया जाए। तो पहला जो रोग देखते हैं वो पहला रोग देखते हैं घाव। पहला रोग कौन सा देखा, घाव। अब घाव के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, घाव के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आपके क्या हो गया, कोई चोट लग गई, क्या हो गया, कोई चोट लग गई, और चोट लगने से क्या हो गया, घाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, उसको देख लिया, क्या बोल दिया, उसको घाव बोल दिया। अब घाव के अंतर्गत देखो, इसको फिर अब क्या किया, विभाजित कर दिया। पहला दे दिया खरोंच, पहला क्या दे दिया, खरोंच। क्या आ गया, खरोंच। अब खरोंच सिंपल सी बात है, कभी क्या होता है, किसी ना किसी चीज का क्या हो जाती है, पशु की त्वचा के रगड़ हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, खरोंच आ जाती है। क्या हो जाता है, खरोंच आ जाता है। खरोंच होने की कंडीशन में आप उसका क्या उपचार करोगे, तो आपको बताना है। खरोंच होने की कंडीशन में 0.1% लाल दवा, कितने परसेंट लाल दवा का यूज करोगे, 0.1% लाल दवा का यूज करोगे, या फिर आप यहां पर 1% फिनाइल का यूज भी कर सकते हो। कितना परसेंट फिनाइल का यूज कर सकते हो, 1% फिनाइल का यूज भी कर सकते हो। लाल दवा यदि यूज में ले रहे हो तो 0.1% लेनी है, फिनाइल यदि यूज में ले रहे हो तो वो 1% आपको काम में लेनी है। इन दोनों में से किसी भी चीज से धोकर उस खरोंच को, इन दोनों में से किसी भी चीज से धोकर वहां पर क्या लगा दोगे, टिंचर आयोडीन लगा दोगे। क्या लगा दोगे, टिंचर आयोडीन लगा दोगे, तो घाव जो होगा वो घाव क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, अर्थात वो खरोंच तैयार हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो भी घाव था उसको दूसरी क्लासिफिकेशन दिया, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन आया वो आया खुले घाव। दूसरा क्लासिफिकेशन अपने पास में क्या आ गए, खुले घाव। पहला देख लिया खरोंच, दूसरा आ गया खुले घाव। अब खुले घाव की कंडीशन में, खुले घाव की कंडीशन में आप क्या करोगे, उसको 0.1% लाल दवा से धोओगे। कितने परसेंट लाल दवा से धोना है, 0.1% लाल दवा से धोना है, और उसके बाद में टिंचर आयोडीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, टिंचर आयोडीन का प्रयोग करना है। या उसके अलावा टिंचर आयोडीन के अलावा भी आप टिंचर बेंजामिन का प्रयोग कर सकते हो। टिंचर बेंजाइल का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा देखते हैं पुराने घाव। तीसरा वर्गीकरण कौन, तीसरा इसके अंतर्गत कौन सा आ गया, पुराने घाव आ गए। पुराने घाव काफी लंबे समय पहले चोट लगी थी और उसके बाद में क्या हो गया, वो घाव वापस हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, पुराना घाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पुराना घाव बोलते हैं। पुराना घाव की कंडीशन में वही आप क्या करोगे, यहाँ लाल दवा की 1% घोल से दोगे। लाल दवा का कितना परसेंट काम में लेना है, 1% काम में लेना है आपको। लाल दवा के 1% घोल से धोना है। कितने परसेंट घोल से धोना है, 1% घोल से धोना है। और घोल से धोने के बाद में टिंचर आयोडीन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, टिंचर आयोडीन का प्रयोग करोगे। ठीक है, अर्थात जो भी घाव है उस घाव में आपको क्या करना है, चाहे आपका वो खरोंच हो, चाहे आपका वो पुराना घाव हो, चाहे आपका वो क्या हो, अर्थात खुला घाव हो, उन तीनों में ही आपको लाल दवा का यूज करना है। लाल दवा से धोकर क्या करना है,
टिंचर आयोडीन का प्रयोग करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा मोच। दूसरा रोग अपने पास में कौन सा आ गया? मोच। पहला घाव आ गया और घाव के बाद में दूसरा रोग आ गया मोच। देखो मोच का मतलब क्या होता है, जो कि मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों में क्या हो जाती है? चोट लग जाती है। उसको अपने ने क्या बोला? मोच बोला। तो मांसपेशियों व स्नायुओं में चोट, और मांसपेशियों में जो चोट लगती है उसको क्या बोलते हैं? मोच बोलते हैं। देखो मोच की कंडीशन में यदि मोच आ जाए, उस मोच की कंडीशन में आप क्या करोगे? क्योंकि मोच भी क्या होती है, कभी कभी यानी प्रेजेंट में लगी है उसको तो क्या बोलते हैं? ताजा मोच। और कभी क्या होता है, मोच लग जाती है उसके बाद में खूब पुरानी हो जाती है तो उसको बोलते हैं पुरानी मोच बोलते हैं। जो भी ताजा मोच आ रही है उस कंडीशन में आप बर्फ से उसको क्या कर दोगे? सेक कर दोगे। बर्फ से आपको क्या करना है? सेक करना है। तो यहां बताइए, ताजा मोच लगने पर बर्फ से सेकना चाहिए। ताजा मोच होगी, उस ताजा मोच को क्या करोगे? बर्फ से सेकोगे। और यदि आपकी पुरानी मोच है, क्या है? पुरानी मोच है, उस पुरानी मोच की कंडीशन में नमक काम में लोगे। क्या काम में लोगे? नमक काम में लेना है, या फिर नमक की जगह बोरिक एसिड भी आप काम में ले सकते हो। क्या काम में ले सकते हो? बोरिक एसिड भी काम में ले सकते हो। नमक या बोरिक एसिड आप किसमें मिलाओगे? गुनगुने पानी में मिलाओगे। किसमें मिलाओगे? गुनगुने पानी में मिलाओगे। और उस गुनगुने पानी को में मिलाकर आपको जो भी जहां पर मोच थी उस मोच को क्या करना है? धोना है। ठीक है, वो आ गया आपके पास में मोच का उपचार। इसके बाद देखते हैं तीसरा रोग, खाज व खुजली। तीसरा क्या आ गया? खाज व खुजली। तीसरा रोग क्या कौन सा आ गया? खाज व खुजली। देखो जो खाज व खुजली है वो क्या है? छूतदार रोग है। किस प्रकार का रोग है? छूतदार रोग है। तो पहला जो कंडीशन आप बताओगे वो बता दोगे छूतदार या सहसर्ग रोग। एक दूसरे से होने वाला रोग क्या होगा? छूतदार होगा। अब ये किसके द्वारा फैलता है? जो खाज व खुजली है वो किसके द्वारा फैलता है? तो जो माइट्स हैं उन माइट्स के द्वारा क्या होता है? ये रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद में ये 4 कीटाणुओं के द्वारा होगा। कितने कीटाणुओं द्वारा होगा? 4 कीटाणुओं द्वारा होगा। खाज व जो खुजली है वो 4 कीटाणुओं के द्वारा होता है। पहला जो कीटाणु है, पहला जो कीटाणु आता है वो आता है सोरप्टिस कम्युनिस। सोरप्टिस कम्युनिस पहला कीटाणु जो है, उस पहले कीटाणु का नाम क्या है? सोरप्टिस कम्युनिस। उसके बाद में दूसरा देखते हैं कोरियोप्टिस सिम्बोइडस। दूसरा कौन सा आ गया? कोरियोप्टिस सिम्बोइडिस। दूसरा कौन सा आ गया? कोरियोप्टिस सिम्बोइडिस। ठीक है, दूसरा जो भी आपका कीटाणु है उसका नाम क्या आ गया? कोरियोप्टिस सिम्बोइडिस। उसके बाद देखिए तीसरा डेमोडेक्स। तीसरा कौन सा आता है? तीसरे कीटाणु का नाम आता है डेमोडेक्स
फोलिक्यूलोरम, डोमेडेक्स फोलिक्यूलोरम। तीसरा कीटाणु का नाम क्या आ गया? डोमेडेक्स फोलिक्यूलोरम। और उसके बाद में चौथा जो आपके पास में आता है वो आता है सार्कोप्टेस स्केबी। चौथा कीटाणु का नाम क्या आता है? सार्कोप्टेस स्केबी, सार्कोप्टेस स्केबी। और जो सार्कोप्टेस स्केबी जो कीटाणु है, उस सार्कोप्टेस स्केबी के कारण क्या होता है? ऊंट में खाज व खुजली होती है। किसमें होता है? ऊंट में खाज व खुजली होती है, जहां पर ऊंट में पांव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंट में पांव। ऊंट में पांव हो जाती है। उस ऊंट में पांव का होने का कारण क्या है? सार्कोप्टेस स्केबी जो जीवाणु है, सॉरी कीटाणु है, उसके कारण आपके खाज व खुजली होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके लक्षण। खाज व खुजली होने से पशु में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? देखो, लक्षणों के अंतर्गत सूजन का आना, क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। जो पशु का शरीर है, उस पशु के शरीर पर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। फुंसियां हो जाती हैं, फुंसियां होना, बालों का गिरना, बालों का गिरना, सूजन आ जाएगी, फुंसियां हो जाएगी, बाल गिर जाएंगे। इसके अलावा शरीर क्या होता है? खुजलाता है। शरीर क्या होता है? खुजलाता है, खुजली चलती है। शरीर का खुजलाना, और शरीर खुजलाएगा तो देखो क्या होता है? लाल लाल रंग की क्या हो जाती है, जिसको बोलते हैं पन, यानी रेड कलर। और रेड कलर के कारण क्या हो जाती है? शरीर के ऊपर फुंसियां हो जाती हैं, लाल रंग की फुंसियां। और उन फुंसियों में क्या होता है? पानी भरा हुआ होता है। क्या होता है? पानी भरा हुआ होता है। और ज्यादा यदि शरीर को खुजलाएगा तो उनसे क्या निकलेगी? पीप निकलेगी। क्या निकलेगी? पीप निकलेगी। तो ये लक्षण किसके दिखाई देते हैं? खाज व खुजली के दिखाई देते हैं। दूसरी चीज, ये जो रोग होता है स्टार्ट कहां से होता है? चेहरे से होता है। कहां से होता है? चेहरे से होता है। और लास्ट तक कहां तक पहुंच जाएगा? पैरों तक, यानी पैरों के पास से गर्दन तक, जो भी पीछे पूंछ है उस पूंछ तक पहुंच जाता है। स्टार्ट कहां से होगा? गर्दन से, सिर से, और पैरों से होते हुए, गर्दन से स्टार्ट होगा, पैरों से होते हुए कहां तक पहुंच जाएगा? पूंछ तक पहुंच जाएगा। ये विशेष दोष से यहां पर ध्यान रखना होता है। उसके बाद देखिए इसका कंट्रोल, क्या कंट्रोल करोगे खाज व खुजली का? उपचार, जो सल्फर डस्ट होती है, सल्फर पाउडर होता है, सल्फर पाउडर जो है, उस सल्फर पाउडर को तेल में मिलाकर, किसमें मिलाना है? तेल में मिलाकर शरीर पर लेप करना है। क्या करना है? शरीर पर लेप करना है। किसको? सल्फर पाउडर को। और सल्फर पाउडर को तेल में मिलाओगे और त्वचा पर लगा दोगे। इसके अलावा बोटॉक्स, दवाई का नाम क्या आ गया? बोटॉक्स। इसकी कितनी मात्रा? 5 ml मात्रा।
कितनी मात्रा? 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोलोगे और 1 लीटर पानी में घोलकर क्या करोगे? शरीर पर लगाओगे। दवाई का नाम क्या है? बोटॉक्स। बोटॉक्स की मात्रा कितनी ली? 5 ml। 1 लीटर में उसको पानी में घोला और पानी में घोलकर क्या कर, कहां लगा दिया? त्वचा पर लगा दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 4, खाद व खुजली के बाद में नंबर 4 देख लेते हैं, भोजन विषाक्तता। भोजन विषाक्तता जहर बनना। क्या होता है? कभी कभी कोई चीज के कारण जहर बन जाता है। भोजन है, उस भोजन के कारण भी क्या होता है? कभी कभी जहर बन जाता है। जैसे देखते हैं, जवार का एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पहले सबसे पहले आपको जवार का एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। जवार की जो कच्ची अवस्था होती है, उस कच्चे अवस्था में एक ग्लूकोसाइड या दूरीन बनता है। क्या बनता है? एक ग्लूकोसाइड या दूरीन बनता है, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोसायनिक अम्ल उत्पन्न होता है। क्या होता है? हाइड्रोसायनिक अम्ल उत्पन्न होता है। और उस हाइड्रोसायनिक अम्ल के कारण यदि आप ज्वार को कच्ची अवस्था में पशु को खिला दोगे तो पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अर्थात वो हाइड्रोसायनिक अम्ल है, वो क्या होता है? विषाक्तता का कारण बनता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला यही देख लेते हैं, साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड। साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड। साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड क्या होता है? जवार की कच्ची अवस्था में एक दूरीन या ग्लूकोसाइड बनता है। एक दूरीन या ग्लूकोसाइड बनता है, जिसमें HCN हाइड्रोसायनिक अम्ल, पूरा नाम लिख लीजिए, हाइड्रोसायनिक अम्ल। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोसायनिक अम्ल उत्पन्न होता है। और यदि आप इस अवस्था में जवार को पशु को खिला दोगे तो पशु की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पशु की मृत्यु हो जाएगी। जो HCN है, उस HCN की 3% से ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। मात्रा इससे कमी रहनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा भोजन विषाक्तता कारण, गोसिपोल। दूसरा रीजन देखा, गोसिपोल। नाम सुने सुने दिख रहे हैं आपको? गोसिपोल। देखो, जो गोसिपोल है वो कॉटन में पाया जाता है, यानी जो बिनोला होता है। क्या होता है? जो बिनोला होता है, उस बिनोले में पाया जाने वाला जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या कहलाता है? गोसिपोल कहलाता है। तो बिनोले में पाया जाने वाला एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या कहलाता है? गोसिपोल कहलाता है। और इस गोसिपोल में जो मात्रा है वो यदि 0.15% से ज्यादा हो जाएगी, 0.15% से यदि ज्यादा होगी, सॉरी 0.015 से ज्यादा होगी तो मुर्गियों के लिए हानिकारक होती है। क्योंकि मुर्गियों का जो भोजन होता है, आहार होता है, उसमें क्या करते हैं? बिनोले का यूज किया जाता है। मुर्गियों के लिए हानिकारक। ठीक है। तो दूसरा भोजन विषाक्तता का कारण आ गया गोसिपोल। उसके बाद में तीसरा देखते हैं, अल्फा टॉक्सिन।
तीसरा कौन सा आ गया? अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन किसमें पाया जाता है? मूंगफली में। जो मूंगफली की खल होती है, उस मूंगफली की खली में क्या होता है? अधिक नमी के कारण मूंगफली में ज्यादा नमी हो जाएगी, जिसके कारण एस्परजिलस फ्लेविस कवक उत्पन्न हो जाता है। मूंगफली में अधिक नमी होने के कारण एस्परजिलस फ्लेविस कवक उत्पन्न हो जाएगा। और इस एस्परजिलस फ्लेविस के कारण क्या होता है? एफ्लाटॉक्सिन जो हानिकारक रसायन है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो रीजन देखे वो रीजन किसके आगे? भोजन विषाक्तता के आगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो भी आपके पशु संबंधी रोग है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।